हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के MCQs। ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और जनरली इस चैप्टर के MCQs चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से थोड़े से ओवरलैप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं लिक्विड के, जिसमें एक एग्जांपल है मर्क्यूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड में होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर के होते हैं, और मर्क्यूरी क्या लिक्विड होता है। और जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स बेसिकली सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड का एग्जांपल है सल्फर। सल्फर क्या होता है? सॉलिड होता है। लिक्विड में मान लीजिए आप ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। गैस में कौन सा होता है? जितनी भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितनी भी हैलोजन ग्रुप की गैसेस हैं वो सारी गैसेस स्टेट में होती हैं। जो मेटल्स का जो लिक्विड केस है वो क्या हमारा? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को Hg से नोट करते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं उसमें लिक्विड का क्या याद रखिएगा? ब्रोमीन, Br। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन एलिमेंट A इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर and cannot be kept in open air. It react vigorously with water. Identify the element from the following. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट है वो बहुत सॉफ्ट है और उसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर में, इसलिए आप उसको एयर में खुला भी नहीं छोड़ सकते और वो बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करने लगता है। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जनरली एल्कली एलिमेंट्स। एल्कली एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 के आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पहली रो के एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप 1 एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या होते हैं? एल्कली एलिमेंट्स होते हैं या फिर एल्कली मेटल्स होते हैं। इनकी क्या होती है? बहुत ही लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी होती है तो ये इजीली नाइफ से कट हो पाते हैं। दूसरा, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इसलिए इनको हम किस में स्टोर करते हैं? कैरोसिन में स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्योंकि ये एयर या फिर मॉइस्चर के साथ बहुत ज़्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन, असर्शन, एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। दिस इज ट्रू। अभी हमने देखा था कि जो सोडियम या पोटेशियम होते हैं जो कि एल्कली एलिमेंट्स होते हैं उनको नाइफ से कट करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी लो डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे रीजन क्या दिया? बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी। दिस इज फॉल्स। बिकॉज उनकी क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। तो आंसर क्या होगा? A इज ट्रू, R इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस
ए, बी, सी एंड डी। तो हमको बेसिकली 4 सब्सटेंस दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है सॉलिड में और लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में। तो हमको ये टेबल देख के बताना है कि इनमें से आयनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे। तो जनरली याद रखिएगा आप, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका कारण है बिकॉज जो उनका बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दे हैव स्ट्रांग बॉन्ड्स। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड में कोई आयंस नहीं बनते हैं एंड बिकॉज ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन वो लिक्विड में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। लिक्विड या फिर एक्वा सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। उसका कारण है उनके पास फ्री चार्ज होता है उस समय या फिर फ्री आयंस होते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल में देखिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, पहले आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। देखिए 295, 1210, 1890, 1160। तो 295 तो बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखिए सॉलिड में क्या होता है, उनकी पुअर कंडक्टिविटी होती है, जिसमें तीनों में पुअर दिया है, तो इससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, गुड कंडक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन बी होगा एंड ऑप्शन सी होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिक्विड में भी पुअर कंडक्टिविटी दिखा रहा है, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ Na2ZnO2 क्या होता है हमारा, ये होता है सोडियम जिंकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद द लोएस्ट डेंसिटी इज। हमें बताना है कि 4 हमको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें लोएस्ट डेंसिटी कौन सी होगी। तो इसका आंसर है लिथियम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिथियम किस में आता है, अल्कली आता है, अल्कली मेटल्स में आता है जिसकी डेंसिटी कम होती है। दूसरी चीज़, जो लिथियम है वो एक छोटा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में ही आता है। जबकि रिमेनिंग जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लीड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बड़े एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। सो लिथियम की क्या होगी, कम डेंसिटी होगी, लोएस्ट डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। सो देखिए जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बेसिकली कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो रिएक्शन तो हो रही है, दैट मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये गलत है। इट रिएक्ट वॉलेंटली विद वाटर, ये भी गलत है। इट रिएक्ट लेस वॉलेंटली विद वाटर, दिस इज ट्रू। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, ये भी ट्रू है। होता क्या है, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलती है और वो कैल्शियम में चिपक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। और ये जनरली किस रंग का होता है, ये वाइट रंग का होता है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस रंग का होता है, वाइट रंग का होता है, प्रेसिपिटेट। और हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, बबल जैसी निकलती है। ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन इन दी फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, दिस इज ट्रू। अभी हमने देखा था कि कैल्शियम क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन चिपक जाती है और हाइड्रोजन ऊपर जाती है तो अपने साथ कैल्शियम को भी ऊपर ले जाती है। इसका रीज़न क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइटर देन वाटर। नो, दिस इज फॉल्स। वो इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन उसको ऊपर ले जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। असर्शन, आर्टिकल्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड इवन दो इट इज एन एक्टिव मेटल, ये सही कह रहा है। जो एल्यूमिनियम होता है वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, फिर भी वो कोरोड नहीं करता है। उसका कारण क्या है, सपोज मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की सरफेस है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम्स हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है और यहीं पे वो चिपका रहता है। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं
ये कभी एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा काम करने लगता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करने लगता है। इससे एल्यूमिनियम का फर्दर ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है। तो डिस्पाइट एल्यूमिनियम बहुत ही एक्टिव एलिमेंट है, उसमें एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो कि बहुत स्टेबल होती है और वो फर्दर एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन को होने से बचाती है। तो इसका रीज़न क्या दिया है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू विच इट डज नॉट रिएक्ट फर्दर। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड यही तो एक्सप्लेनेशन है उसका। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन द कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लीड इज एडेड टू इट। मतलब असर्शन कह रहा है कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, जो कि किस रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। याद रखिएगा हमेशा, जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। वो क्या होता है, कलरलेस बन जाता है जैसे उसमें लीड ऐड करा जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी लेड या लीड को हम कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, PbSO4 प्लस कॉपर। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो लीड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और जो लीड सल्फेट है या फिर लेड सल्फेट है वो होता है क्या, कलरलेस होता है वो। तो इसका रीज़न क्या दिया है, रीज़न दिया है लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हैंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स एक्सेप्ट Mn एंड Mg। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन एसिड में भी एक एक्सेप्शन होता है, वो किसका, HNO3 का। इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका कारण ये है कि जो HNO3 होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन इसमें भी दो मेटल्स पे काम ये नहीं करता है, कौन से, Mn एंड Mg। तो इसका आंसर क्या होगा, HNO3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई गैस इन दी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करा गया है जिसमें क्या टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए गए हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। तो जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, मैंने आपको भी बताया कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। ऑफकोर्स सोप सॉल्यूशन में कौन सी बबल आ रही होंगी, हाइड्रोजन गैस की बबल आ रही होंगी। और हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए क्या होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, एक कैंडल उसके पास ले आते हैं। तो जब कैंडल पास लाते हैं तो पॉप साउंड निकलता है और ये पॉप साउंड ही बताता है कि किसकी प्रेजेंस होती है, H2 गैस की प्रेजेंस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। अगेन सेम इक्वेशन, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन। हमको 4 सेटअप दिए गए हैं, हर एक बीकर में कुछ सॉल्यूशन है और एक मेटल की स्ट्रिप है। तो हमको बताना है इन चारों में से किन किन में रिएक्शन होगी। तो देखिए जो पहला बीकर है उसमें मेटल क्या है, कॉपर है और सॉल्यूशन किसका है, आयरन सल्फेट का है। तो जब कॉपर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो पहले वाले में तो नहीं होगी। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में स्ट्रिप किसकी है, आयरन की है और सॉल्यूशन भी FeSO4 का है। तो सेम मेटल है और सेम मेटल का सॉल्यूशन है तो उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा जिंक है और FeSO4 है, तो अगर जिंक FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe। क्योंकि जो जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो थर्ड वाले में इक्वेशन होगी। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिया गया, एल्यूमिनियम लिया गया और यहाँ पे FeSO4 लिया गया।
तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ FeSO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe। तो जब एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस आयरन। अगेन ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो भी फोर्थ होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल। तो इसमें बोला गया है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, जो मैग्नीशियम रिबन होता है या मैग्नीशियम होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। ये आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा। दूसरा, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सी, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आप याद रखिए, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम, ये जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। पोटेशियम और सोडियम तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी कर लेता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जबकि जो एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ या फिर आयरन हुआ, ये ना ही हॉट वाटर के साथ करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ये डायरेक्ट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज ट्रू। फोर्थ, इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। भाई जो कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है वो हॉट वाटर के साथ भी कर ही लेगा और वो स्टीम के साथ भी कर लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सी देखिए, मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेस होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह भी काम करने लगते हैं जब उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वहाँ पे वो क्या बन जाते हैं, वो एक बेस के साथ क्या एक्ट करने लगते हैं, एसिड की तरह काम करने लगते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को, जो कि एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। ये एसिड की तरह भी काम कर लेता है और बेस की तरह भी काम कर लेता है, सेम जिंक ऑक्साइड। एग्जाम में इनकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो आप ऑप्शन सी देखिए आप डायरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन की सी क्या कह रहा है, इट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही तो बात हो रही थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। इनमें से कौन सा मेटल है जो मॉइस्ट एयर में कोरोड नहीं करता है। तो पहला है कॉपर, आयरन, गोल्ड या फिर सिल्वर। इसका आंसर है गोल्ड। गोल्ड मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इवन जो गोल्ड होता है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है। जब कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो आपने देखा होगा कुछ ग्रीनिश कलर का कॉपर हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ऑब्वियसली जो आयरन है वो जंग खा जाता है, रस्टिंग हो जाती है, और जो सिल्वर होता है वो काला पड़ जाता है। किसके कारण, जो एयर में सल्फाइड होता है उसके कारण। तो सिल्वर क्या बना लेता है, AgS बना लेता है, Ag2S। तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड डू नॉट रिएक्ट ईजिली, डू नॉट रिएक्ट ईजिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड्स बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ बेसिस। सच मेटल ऑक्साइड्स आर। मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और कुछ बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा, 2 and 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक की मैं लिख देता हूँ और एक की आप खुद ट्राई करिएगा। तो सपोज मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है। तो देखिए Al2O3 अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बनाता है AlCl3 प्लस वाटर। यहाँ पे क्या एसिड है तो Al2O3 किस तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। और दूसरा लिया अपन ने Al2O3 प्लस NaOH, तो क्या बनाता है NaAlO2 प्लस वाटर। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट।
यहाँ पे Al2O3 कैसा काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। सेम जिंक की रिएक्शंस होती हैं और जिंक में बेस में क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो कौन सी गैस निकलती है, हमें पता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड बनाते हैं। तो कौन सी गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। अगला क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। हमको 4 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं जिसमें डाइल्यूट HCl दिया गया है और अलग अलग मेटल उसमें डाले गए हैं। जैसे पहले वाले में जिंक है, दूसरे में मैग्नीशियम है, तीसरे में आयरन है, चौथे में कॉपर है। तो आप यहाँ देखिए कि जो जिंक है, जो आयरन है, जो कॉपर है, वो सारे नीचे सेटल डाउन है, जबकि जो मैग्नीशियम है वो ऊपर फ्लोट कर गया है। तो ये किस कारण होता है, ये सेम चीज़ है जो हमने कैल्शियम में देखी थी। होता क्या है कि जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस होता है वो इन पे चिपक जाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस के साथ ऊपर आ जाते हैं, इसलिए ये फ्लोट करने लगते हैं। जबकि जो और एलिमेंट हैं वो थोड़े हैवी होते हैं तो वो नीचे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन बी पढ़िए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। तो ये इसका सही आंसर है। एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ये हाइड्रोजन गैस ही मदद करती है उनको ऊपर फ्लोट करवाने में। मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन भी लिख देता हूँ। मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें अगर मैं जिंक डाल दूं तो 30 मिनट बाद कलर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी कलरलेस। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है द आयरन रॉड इज कवर्ड with a reddish brown layer which damages the surface of the rod. Its balanced chemical equation is represented by, जो आयरन होता है वो सबसे पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ अब इनको बैलेंस करना है बेसिकली हमको। तो सबसे पहले हम मेटल देखेंगे, तो यहाँ पे Fe3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुई, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जो आयरन होता है वो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। बोला गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे बना होता है। तो देखिए, अगर मैं एक बीकर ले लूँ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दूँ। इलेक्ट्रोड क्या होता है, बेसिकली मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, और एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ और दूसरे साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सो आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं चार्ज वो नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव के साइड हमेशा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो भी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एनोड के पास हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं एनायंस, और जो भी कैथोड के पास होते हैं वो कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, कैटायंस। जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो एनायंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बट जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दिखाई गई कॉपर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। हमको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हम मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लेते हैं,
एक बीकर लेते हैं और जिस भी मेटल को हम रिफाइन कर रहे होते हैं उसी मेटल का हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कॉपर को रिफाइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूँगा। फिर यहाँ पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक जो होगा वो प्योर मेटल का होगा और एक जो इम्प्योर मेटल जिसको हम प्योर करना चाहते हैं। अब जो प्योर मेटल होगा उसकी पतली सी स्ट्रिप होगी। कैसी स्ट्रिप होगी? थिन स्ट्रिप। और जो इम्प्योर होगा वो तो ऑब्वियसली थिक ही होगा। अब जो थिन स्ट्रिप थी उसको किससे कनेक्ट करा हमने? बैटरी के नेगेटिव साइड से, और जो इम्प्योर था उसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करा। तो जो इम्प्योर था वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ था? हमारा एनोड पे हुआ था। और जो प्योर स्ट्रिप थी पतली सी वो कहाँ पे हुई है? कैथोड पे हुई है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो क्या होगा, जो एनोड है वहाँ से जो प्योर मेटल है और या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होंगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं एनोड मड। और जो प्योर मेटल है वो जाके कैथोड में इकट्ठा हो जाएगा। तो कुछ समय बाद देखेंगे जो प्योर स्ट्रिप होगी वो मोटी हो जाएगी और जो इम्प्योर थी वो पतली होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्योर मेटल कहाँ पे जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। और जो इम्प्योर मेटल है वो डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूशन में और इवेंचुअली जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो रही हैं, इसलिए उसको हम एनोड मड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। This is true. The pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. This is also true. Insoluble impurities settle down at the bottom of anode. This is true. उसको तो एनोड मड बोलते हैं। और फोर्थ क्या है? On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte. No, pure metal dissolve नहीं होता, वो कहाँ जाता है? कैथोड पे जाता है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हमको ये बताने कि कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। सो बेसिकली हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी नो एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रॉन्ज है वो किसका अलॉय होता है। अब अलॉय क्या होता है? बेसिकली अलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। हम बेसिकली 2 मेटल्स को या फिर मेटल्स या नॉन मेटल को मिला के एक नई कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम अलॉय बोलते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ मेटल्स की हमें प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, आयरन का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम आता है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब लेकिन आयरन की एक दिक्कत है, आयरन में क्या लग जाती है? रस्टिंग हो जाती है बहुत जल्दी। तो हम क्या करते हैं, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। और स्टील में जंग नहीं लगती है। तो स्टील क्या है? बेसिकली एक अलॉय है। वैसे ही ब्रांज भी अलॉय है। और ब्रांज किसका अलॉय होता है? बेसिकली कॉपर एंड टिन का होता है। तो अभी हमने देखा कि ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर एंड टिन का होता है। एक अलॉय और इम्पॉर्टेंट है, वो होता है हमारा ब्रास। ब्रास क्या होता है? बेसिकली कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाओगे तो ब्रास बनता है। और ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर एंड टिन। टिन को आप कैसे डिनोट करते हो? Sn से, और जिंक को Zn से, और कॉपर को Cu से। तो ये 2-3 अलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील। आगे जाएंगे आप बड़ी क्लास में तो आपको नाइक्रोम मिलेगा, बहुत सारे मिलते जाएंगे आपको अलॉयज। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटल कैन बी। बोला गया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर है 5, 6 या 7। 8 इसलिए नहीं होता क्योंकि 8 किसका होता है? नोबल गैस का होता है। और जो 4 होते हैं जनरली मेटलॉइड्स के होते हैं। 1, 2, 3 किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 5, 6 एंड 7। ये बेसिकली नॉन मेटल के होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस इज फॉल्स। अभी हमने जाना था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे Al2O3 एंड ZnO। रीजन क्या कह रहा है? मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस इज ट्रू। तो हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हमको बेसिकली एक डायग्राम दिया गया है और उसमें कुछ रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑप्शंस में
वो हमको चेक करना है। तो हम ये देख चुके हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलती है हमको, पॉप साउंड से। जैसे ही हम उस गैस के पास एक मैच स्टिक लाते हैं तो पॉप साउंड निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि पॉप साउंड देगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट्स बाय द अदर 3 मेटल्स। बोला गया इन चारों मेटल्स में से कौन सा मेटल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हट जाएगा जब उसको अदर 3 मेटल से रिएक्ट कराया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले डिस्प्लेस होगा। तो आउट ऑफ 4 सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सिल्वर। तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसमें, सबसे स्ट्रांग होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होगा हमारा जिंक, जिंक के बाद होगा हमारा कॉपर, और सबसे वीक कौन सा होगा, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब containing green ferrous sulfate solution it will be observed that the ferrous sulfate solution। अच्छा, क्वेश्चन बोला गया है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या है, FeSO4 है, और अगर मैं कॉपर का कॉइन डाल दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो Cu प्लस FeSO4 डू नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे Fe होता और यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता तो आयरन क्या होता, डिस्प्लेस करता कॉपर को और क्या बनाता, FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आयरन सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन। अगला क्वेश्चन है अ मेटल X इज यूज्ड फॉर थर्माइट प्रोसेस व्हेन X इज बर्न्ड इन द एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड Y। X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, थर्माइट वेल्डिंग जो होती है या फिर थर्मिट वेल्डिंग जो होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम का। होता क्या है कि एल्यूमिनियम को जब हम Fe2O3 से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हमको Al2O3 प्लस Fe। अब यहाँ पे इतनी हीट निकलती है कि जो आयरन होता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम 2 रेलवे ट्रैक लेते हैं और यहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग कराते हैं। तो आयरन क्या होता है, पिघल जाता है और यहाँ पे भर जाता है और बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। इसी प्रोसेस को थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं या फिर थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि जब एल्यूमिनियम को हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, Al2O3 मिलता है, और ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में। तो X क्या होगा, Al होगा, और Y क्या होगा, Al2O3। तो इसका आंसर क्या होगा, B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिमेंट हैं उनकी रिएक्शन कराई एसिड और बेस के साथ। तो बोल रहा है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वही होंगे जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, क्योंकि देखो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार। बोल रहा है जो मर्क्यूरी का ओर होता है सिनेबार, उससे उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करा जाता है। सी कुछ ओर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो आयरन ओर होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हेमाटाइट या फिर मैग्नेटाइट। आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये। दूसरी कॉपर, कॉपर के ओर को क्या बोलते हैं, बोरनाइट। तीसरी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की ओर को क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है, बॉक्साइट। चौथी जो होती है वो गोल्ड ओर होती है। जनरली जो गोल्ड ओर होती है, सोना जो होता है, वो कोई ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं पाया जाता, लेकिन कभी आपको आ जाए तो याद रखिएगा पायराइट। फिर सिल्वर, सिल्वर के ओर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट। ये कुछ ओर्स हैं जो आपको याद रखनी है, स्पेशली आयरन की ओर को, एल्यूमिनियम की ओर को और मर्क्यूरी की ओर को। मर्क्यूरी की ओर को क्या बोलते हैं, सिनेबार। तो सिनेबार क्या होता है, बेसिकली सिनेबार होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब क्योंकि जो मर्क्यूरी है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हीट करते हैं। तो हीट करने पे हमको क्या मिलता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसको फर्दर हीट करते हैं हम तो हमको मिलता है
प्योर मर्क्यूरी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिनेबार को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फर्दर हीट करते हैं तो हमको मिलता है मर्क्यूरी। तो इसका आप ऑप्शन सी देखिए, सिनेबार टू कन्वर्ट इट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर क्या, ऑप्शन सी। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इवन 2 टर्म्स और होती हैं, एक होती है रोस्टिंग और एक होती है कैल्सिनेशन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ज़रूर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली वाइल फेरिक ऑक्साइड इज नॉट बिकॉज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको अल्कली कहते हैं, जबकि फेरिक ऑक्साइड को अल्कली नहीं कहते हैं। तो बेसिकली अल्कली होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। अल्कली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो अल्कली क्या होते हैं, बेसिकली वाटर सॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जनरली कौन से होते हैं, NaOH या फिर KOH, ये बेसिकली क्या होते हैं, अल्कली होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक ऑक्साइड इज वीक बेस। ऑप्शन बी क्या गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो अ बेस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज ट्रू कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है जो कि सॉल्युबल वाटर होता है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, क्या आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाँ होते हैं। क्या उनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड स्टेट में, नहीं होती है। क्या उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। ऑब्वियसली मोल्टन स्टेट में तो होती ही है उनकी कंडक्टिविटी, क्यों, क्योंकि वो आयंस बना लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल X। बोला गया एक मेटल है, उसको रिएक्ट कराया गया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और जब उसके पास एक मैच स्टिक लाए तो हमको एक कलरलेस गैस दिखी। तो देखिए, सल्फर तो बेसिकली नॉन मेटल है, तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल की बात करी गई। सिल्वर तो रिएक्ट ही नहीं करता डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो सल्फर जो है वो तो नॉन मेटल है, तो वैसे आउट हो गया। सिल्वर H2SO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि सिल्वर बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। कॉपर करता है बट बहुत स्लोली करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम। तो जब सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आंसर क्या होगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया इज। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो याद रखिएगा, जो एक्वा रेजिया होता है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। सबसे पहले कंसनट्रेटेड HCl और दूसरा कंसनट्रेटेड HNO3। और जो HCl होता है वो 3 रेशियो में होता है और HNO3 1 रेशियो में होता है। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना कोरोसिव होता है कि ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है, कैन डिसॉल्व गोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 3:1। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस CO2, CO, Cl2 एंड O2, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। हमको 4 गैसेस दिए हैं, CO2, CO, Cl2 एंड O2। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब वी नो कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हैं। स्विमिंग पूल पे हमें क्लोरीन मिलती है, तो C और D में तो ऑक्सीजन है, ये देखिए आप। तो ये तो गया और ये भी गया। अब रेस्पिरेशन में हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो रेस्पिरेशन में हमारा क्या बनता है, बेसिकली CO2 बनता है। और एसिडिक ऑक्साइड कौन सा हमारा, अगेन CO2 है। और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कौन सा है, CO है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं बनता, CO2 बनता है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। X क्या एक नॉन मेटल है which is important constituent of our food. It forms 2 oxides X, Y and Z. Y is toxic and it causes suffocation and sometimes death. Z is responsible for global warming. अब देखिए हमारे खाने में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है, कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और ये बहुत ज़्यादा सफोकेशन करती है। जबकि CO2 क्या होती है,
ये ग्रीन हाउस गैस होती है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। हमको एक रिएक्शन दी हुई है जहाँ पे हमको एक्स और वाई की स्टेट बतानी है। तो देखिए, जब जिंक जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है या सॉलिड स्टेट में होता है, तो जब वो H2SO4 जो कि लिक्विड स्टेट में है उसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट, जो कि क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्ट होता है वो पानी के अंदर होता है। और दूसरा क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो गैसियस स्टेट में होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स जो का एक्वस होगा, वाई क्या होगा? गैस होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।